Okay, let us start lecture number 9, in which we will discuss the electric dipole and its numerical. This is very important topic for your ATC एग्जाम. ठीक है, तो भाई हमारे जो 8 पार्ट थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके, और उनके ऊपर में डिफरेंट जो हमारे पास में केसेस बनते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और चार्जेस के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो हमने वहाँ पर करने की पूरी कोशिश करी है. देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ से कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कीजिए और कोई भी आप बुक उठाइए, कोई भी आप प्रीवियस पेपर्स उठाइएगा, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा और आपको देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया आप लोगों के पास में. ठीक है, मैं पिछले क्लास के अंदर में मैंने एक बुक के बारे में बताया था आप लोगों को कि भाई काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि बुक कौन सी ले, तो यू कैन गो फॉर H.C. वर्मा. देखिए, H.C. वर्मा कहते हैं फिजिक्स का पूरा एक ग्रंथ है, लेकिन आप लोगों को पूरी सोल्व नहीं करनी होती है वो. उसके अंदर में कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहीं आप लोगों को अप्रोच करनी होती है. वो बुक है वो IIT JEE के लिए होती है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी पैटर्न में बनाया जा सकता है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से बेटर हैं, जो आपके कंसेप्ट वाइज और जो आपके टाइम जो आपको 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए अलॉट होगा उसमें वो पूछने के चांसेस बन सकते हैं. तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को कीजिएगा. और दूसरी यार, आप बार बार जो पूछ रहे हैं ना, मैंने पिछली क्लास के अंदर में बताया था कि आप क्वेश्चन सोल्व करवा दो. भाई, क्वेश्चन सोल्व मैं तब करवाऊंगा जब मैं अपना जो चैप्टर है वो क्लोज करूंगा. चैप्टर जब खत्म होगा उस टाइम पे करवाया जाएगा. मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों का किस लेवल पे ले जाके मुझे किस तरह से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाना है. ठीक है, तो आप लोग की एक लेवल ऊपर तैयारी हो रही है, जैसे पिछली क्लास के अंदर में भी हमने डिस्कस किया था जब हम मैथ की क्लास ले रहे थे. सो प्लीज़ डोंट इंसिस्ट मी फॉर अगेन एंड अगेन सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल करवाऊंगा. मुझे सब पता है, पूरा एक एनालिसिस मैं अभी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके मैथ्स के अंदर में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा उठाया जा रहा है पहले, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन से आने की. चलिए बात करता हूँ आज मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को लेके कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं. चलिए देखिए, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेगी. और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, आप सभी साइंस से यहाँ पर जुड़े हुए, सबका साइंस बैकग्राउंड रहा है. तो अपने इंजीनियरिंग लेवल पे, BSc लेवल पे, या फिर जहाँ पर भी आप लोगों ने स्कूल लेवल पे बात करी होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसकी डेफिनेशन पढ़ के, इसकी फॉर्मूला रट के और आपने किताबें बंद करके रख दी होंगी. आज मैं इसका मतलब बताता हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, क्या इसके अंदर में कैसे इसकी फोर्स जो होती है, क्या ताकत होती है इसकी जिसको मेजरमेंट करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, चलिए बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिंपल सा क्या होता है, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते होंगे, हमारे पास में जो सोल्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, NaCl होता है. बिल्कुल. तो Na के अंदर में, इसके अंदर में अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं इसकी बॉन्डिंग का, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर में क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो आप कह सकते हैं कि जो N है वो एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और Cl है उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है. यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर में दो चार्जेज, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर में, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के ऊपर में एक दूसरे से सेपरेटेड हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या कहेगा, डाई का मतलब होता है दो, और दो पोल है उसके पास में, तो यानी कि एक पॉजिटिव है और एक हमारे पास में नेगेटिव है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से एक पर्टिकुलर सेपरेशन से दूरी बनाए हुए हैं. तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल होता है ये दो चार्जेस को लेके, क्योंकि इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज आ रखा है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, चलिए इसको जब हम Q होगा हमारे पास में, तो उसको -Q एक चार्ज होगा और एक हमारे पास में +Q चार्ज होगा. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो हमारा यहाँ पर पढ़ने का मोटिव होगा वो हम यहाँ पर क्या पढ़ना चाहेंगे, यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस तो बना रहा है भाई ये, और दो चार्ज बना रहा है तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दोनों -Q भी बनाएगा और +Q भी बनाएगा. तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा. ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं तो इनके ऊपर में क्या फोर्स लगेगा या फिर कितना टॉर्क लगेगा. तीसरा हम बात करेंगे कि अगर आपने इसको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में रख दिया, एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में रख दिया, ऐसे इस फील्ड के अंदर में रख दिया, तो इसके ऊपर में कहाँ फोर्स लगेगा, ये आगे की साइड मूव कर जाएगा या पीछे की साइड मूव करेगा या अपनी जगह पर मूव करेगा. ये सारे क्वेश्चन है ना, इनके आंसर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई डाइपोल है तो मैं उसकी इफेक्टिवनेस कैसे फाइंड करूंगा कि वो कितनी अपने पास में ताकत रखता है. तो उस ताकत को मेजर करने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चीज़ कि अगर मान लो मेरे पास में दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यहाँ पर मैंने मास रखा हुआ है, ये मेरे पास में मास रखा हुआ है. दूसरा मैंने किया, ये मेरे पास में एक
एक क्वांटिटी है जो कि इसके ऊपर में एम वी यानी कि मोमेंटम हुआ, उसको मैं यहाँ पे मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा मैंने यहाँ पे ले लिया, एक चार्ज है इस पॉइंट पर रखा हुआ है और एक इस पॉइंट पर रखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट की मैं पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम, और यहाँ पर इस पॉइंट का मोमेंटम, यहाँ पर मास और यहाँ पर मास। अगर हम ऐसा करें कि ये इसका सेंटर मान लिया जाए, ये इसका सेंटर मान लिया जाए, और सेंटर से ये दूरी जो इनकी ये एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ भाई उसको ध्यान से सुनना। अगर आपने इस पॉइंट को यानी कि जो क्वांटिटी आपको है गिवन है मास है, अगर आपने मास को यहाँ से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ कौन सी, जो उसके सेंटर से है, दिस इज लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी, जो भी आपका पॉइंट ले रहे हो, जो भी यहाँ पर रखी हुई है उसकी लेंथ के बीच में एक डिस्टेंस है। उसी तरह से पोटेंशियल मोमेंटम है मेरे पास में, मोमेंटम एम वी, ठीक है, और उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास में चार्ज रखा हुआ है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको अब अगर क्यू आपके पास में चार्ज है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी को आपको निकालना है, उसकी अगर ताकत आपको मेजर करनी है, अगर दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेपरेटेड हैं, अगर आपने उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कहलाता है मोमेंट। क्या कहलाता है? मोमेंट, ठीक है। यानी कि वो क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ द रोटेशन, यानी कि जिस पॉइंट से आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं वो इनटू में जिस क्वांटिटी को आप मेजर करके उसकी जिस क्वांटिटी को आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसको कहते हैं मोमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये मैं मास की बात कर रहा हूं तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। किसकी मोमेंट होगी? ये मास की ताकत बता देगा कि भाई इसके पास में कितनी ताकत है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैंने किसको मल्टीप्लाई करना है? मेरे को मल्टीप्लाई करना है जो मोमेंटम है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसका मोमेंट बताएगा भाई? ये किसकी इफेक्टिवनेस बताएगा या फिर किसकी ताकत बताएगा मेरे को? बिल्कुल सही, यहाँ पर बताएगा मेरे को मोमेंटम की ताकत, यानी कि उसका कितना इफेक्टिवनेस है, यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसी तरह से अब आ जाओ मेरे पास में, यहां पर मेरे पास में चार्ज रखा हुआ है Q, और Q को जब हम रोटेट करना चाहेंगे और ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो आप बता सकते हैं मेरे को इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसको कहेंगे हम मोमेंट ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं, और नॉर्मली आप उसको जानते होंगे डाइपोल मोमेंट के नाम से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आई होगी चीज की क्या हमने इसको बात करी, यानी कि जो भी चार्ज है उसको जिस भी पॉइंट से, क्योंकि हमने दो चार्जेस सेपरेटेड हैं, अगर मैं इस चार्ज के ऊपर में एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो ये जो इफेक्टिवनेस होगी इसके पास में, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, और ये क्वांटिटी कौन सी थी? चार्ज थी, तो वो हमें क्या देगा? एक मोमेंट देता है, क्योंकि चार्ज के ऊपर में है तो हम इसको एक डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से भी हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं भाई? देखो, जब भी हम बात करेंगे तो टोटल अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो जो हमारे पास में लेंथ गिवन होती है, यानी कि इस चार्ज की मैं बात करूं दैट इज QL, यानी कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, मान लो मेरे पास में ऐसे एक चार्ज गिवन है, ये दो पॉइंट है और ये L डिस्टेंस है और ये L डिस्टेंस, यहाँ पर मेरे पास में -Q चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास में +Q चार्ज है। अगर आपने ये मोमेंट निकाला इसका, तो ये आपके पास में मोमेंट क्या आएगा? इसका निकलेगा, इस पॉइंट का LQ निकलेगा। उसी तरह से ये मेरे पास में इसका क्या आएगा? ये मेरे पास में आएगा, ये भी अगर मैं इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये भी LQ आएगा। आप इसका सिंबल रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमें नेट जो हो हमारे पास में नेट जो निकालना होगा उसका मोमेंट, उसकी मैग्नीट्यूड से बात करनी है हमें, तो नेट हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये LQ और ये भी LQ, तो टोटल हमारे पास में कितना बन गया? 2LQ। 2LQ, देखो L जो डिस्टेंस लिए मैंने पॉइंट ऑफ रोटेशन से और इस चार्ज के डिस्टेंस लिए, यहाँ पर मैंने D रिप्रेजेंट कर रखा है, जो नोट्स के अंदर में आपके वहाँ पे D रिप्रेजेंट है, वो पूरी डिस्टेंस है, आप उसको तोड़ भी सकते हैं, बीच में दो हिस्सों में तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो इसकी डिस्टेंस है वो दो हिस्सों में लेके चलते हैं, L+L के नाम से हम इसको पूरा D को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के पास में क्या आ गया? 2LQ, ठीक है, या फिर आप लोगों ने इसको बुक में पढ़ा होगा 2QL के नाम से, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में डाइपोल मोमेंट के नाम से, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? स्मॉल p से, और उसके ऊपर में हम एरो हेड लगा दिया, मतलब हमारे पास में क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या रही होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी रही होगी, इसीलिए हम डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 2QL। अब आगे से जहां पर भी मैं डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा वहां p से रिप्रेजेंट करेंगे, और p का डायरेक्टली आपको मतलब ये समझ लेना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसके मोमेंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं या फिर डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं। और डाइपोल मोमेंट का दिमाग में आते ही आपको ये होनी चाहिए बात
कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये एक तो चार्ज ही हो गया मेरे पास में, और दूसरा चार्ज में लेके आया ये 2q चार्ज, ये मान लो मेरे पास में एक एक कूलाम के चार्जेस थे, दूसरा मैं लेके आया ये दो और दो, ये दो दो कूलाम के चार्जेस हैं मेरे पास में। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवनेस है और कौन सी की कम इफेक्टिवनेस है? तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका डायपोल मोमेंट फाइंड करके दे देंगे, और जैसे ही आप डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा भाई ये मेरे पास में या फिर ये मेरे पास में, ये अगर ये एक डिस्टेंस दोनों के अंदर में सेम रख दी जाए तो सीधा बात है कि भाई हमारे पास में इसकी मोमेंट, इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहा होगा और इसका हमारे पास में क्या इफेक्टिवनेस कम रहा होगा। आई होप आप लोगों को डायपोल मोमेंट को लेके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो अब मेरे को आगे जो पढ़ाने में ज़्यादा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको डायपोल मोमेंट का आप लोगों ने समझ लिया कि भाई जो हमारे पास में सेपरेशन है दोनों का और इनटू में दो चार्जेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। और डायपोल मोमेंट जो होता है हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके डायमेंशन आप याद रख सकते हैं और इसके जो यूनिट आएगी, क्योंकि हमारे पास में क्या Q इंटू एल है तो ये क्या देगा हमारे पास में कुलाम देगा, और L जो हमारे पास में वो लेंथ होती है यानी कि मीटर होगा, तो इट्स यूनिट इज कुलाम मीटर के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी एक यूनिट की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट जो इसकी यूज़ करते हैं डिबई, उसकी यूज़ करते हैं डिबई। ओके, तो आप इसका भी इसका ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास में क्या वैल्यू होगी। और जो इसके अंदर में जो हमारे पास में एक डिबे जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये चार्जेस जो फ्रैंकलिन वगैरह में लेते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है 1 डिबे इजकल टू 10⁻⁻30 कुलाम्ब मीटर के इक्वल होता है भाई, जो हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट को अगर कंपेयर करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। देखो जब भी हमारे पास में होगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलते हैं, जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का होगा ना उतना मैग्नीट्यूड हमारे पास में इस चार्ज का होगा। तो बिल्कुल वही चीज़ दी है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब आपने एक दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने वेक्टर क्वांटिटी तो बता दिया है किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो बताओ। आपने चार्जेस उसके 2QL आप लोगों ने नो डाउट मेरे को मैग्नीट्यूड उसका बता दिया, उसकी डायरेक्शन तो बताओ भाई। याद रखना इस चीज़ को हमेशा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट जो होती है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, यानी कि मोमेंट मतलब दिमाग में फिर आना चाहिए, मोमेंट मतलब उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि उसकी ताकत, कौन सी ज़्यादा ताकत रखता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ में रहता है। ठीक है ना, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ में रहते हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नॉर्मली हम जो हमारे पास में बुक्स के अंदर में होगा, हम उसको Q जो हमारे पास में लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्लस Q है उसको राइट साइड में लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है, -Q और ये हमारे पास में +Q, क्योंकि हर बुक ने क्या है स्टैंडर्ड जो माना हुआ है वो लेफ्ट में नेगेटिव को माना हुआ है और राइट में पॉजिटिव को मान के चला रहे हैं। तो आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रीफर लगे वो साइड आप यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। यहाँ पर मेरे पास में दो चार्जेस हैं, एक +Q और एक मेरे पास में -Q। तो -Q मैंने यहाँ रखूंगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड वो यूज कर रहे हैं जो हर बुक फॉलो कर रही है, यूनिवर्सली जिसको फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं +2 5, ठीक है, और ये इनके साथ में कितना 10⁻⁷ कुलाम इनके साथ में मल्टीप्लिकेशन में। अब इसने जो पॉइंट दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक जो दो चार्जेस है ये लोकेट कर रहा है 0 0 -1.5 पर, और बी चार्ज है वो लोकेट कर रहा है यहाँ पर 0.15 पर। तो आप लोग को सीधा समझ में आ रहा होगा कि भाई x में कोई नहीं है, y में कोई नहीं है, यानी कि z एक्सिस में दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये पेपर मेरे पास में जो रखा हुआ आपके सामने, आप जो देख रहे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, और बाहर की तरफ जो आपकी तरफ में निकल के आ रहा है वो आपका z एक्सिस हो गया। तो z एक्सिस पर दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, तो अब उनके बीच में आप लोग कैसे निकालेंगे सेपरेशन वगैरह? तो सेपरेशन निकालने का आपको सबको पता है कि दोनों की डिस्टेंस आप निकाल लो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। आप ये हमारे पास में फाइनल है, ये हमारे पास में इनिशियल है, दोनों को माइनस करेंगे। अगर 2 पॉइंट मेरे पास में गिवन है, दिस इज मेरे पास में है -0.15 और ये मेरे पास में 0.15, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोनों के बीच की, दैट विल बी 0.3 आ जाएगी भाई। अब करना क्या आप लोगों को, बिल्कुल आप डायपोल मोमेंट इजीली निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू Q 2Q इंटू में L। तो Q आपके पास में कितना था, Q आपको गिवन 2.5, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये मेरे पास में फॉर्मूला था। अगर आप लोगों ने किसी ने दिमाग लगाया होगा इस चीज को लेके, तो ये जो डिस्टेंस है ना भाई, ये उसके सेंटर से गिवन होती है, उसके ओरिजिन से। तो आप लोग इसको 2 को अब यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास में ऑलरेडी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2 L ही तो फाइंड किया है 0.3।
भाई ये मेरे पास में चार्ज था, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। ये जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन ये डाला गया है कि आप लोगों को ये समझ आए कि 2Q कब यूज़ करना है और L कब यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट थे, तो मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये 0.15 है और ये भी कितनी है 0.15 है। तो ये मेरे पास में L था और ये L था, मैंने दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी। तो दोस्त यहाँ पे मेरे साथ ये दिमाग में आप बैठा लेना कि जब भी हमारे पास में P का जो फॉर्मूला होता है वो 2LQ आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू में चार्ज लेकर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास में जो आंसर होगा दैट विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लेके। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमारे पास में बात करेंगे तो ये मेरे पास में एक क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल में ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आई होप आप सब चीज़ें समझ चुके होंगे कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है ये, उससे एक थीटा एंगल बना रहा है। यार चार्जेस डाइपोल एक्सपीरियंस QE फोर्सेज टुवार्ड्स डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि कितनी डायरेक्शन में कितनी फोर्स वो ऑब्जर्व करेगा वहां पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को दे रखा है फोर्स की, इसके ऊपर में नेट फोर्स जो रहेगी हमेशा जीरो रहेगी। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्यों जीरो रहेगी। देखिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, देन द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे रखी हुई है और उसके ऊपर में मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, देन द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अब ये सेम बॉडी है, मान लो मैं इसके ऊपर में 4 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा था और इस पे जब मैंने लगाया तो अगेन मैं इसके ऊपर भी 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। बट इफ आई अप्लाई द सेम फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज 4 न्यूटन और ये मेरे पास में क्या हुआ, ये भी मैंने 4 न्यूटन लगा दिए। एक ही बॉडी पे मैंने दो फोर्सेज लगा दिए हैं बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर में। तो अब क्या होगा इस बॉडी पे, ये बॉडी यही मूव कर जाएगी भाई, यहीं की यहीं रह जाएगी, ये मूवमेंट नहीं करेगी। यानी कि कोई भी इसके अंदर में एक टर्म मैं यूज करूंगा, अभी ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कोई भी इसके अंदर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर से आई रिपीट, यहां पर जब मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं तो इसके ऊपर में कोई भी लीनियर इसका मोमेंट नहीं होगा। लीनियर मोमेंट का मतलब है कि ये पॉइंट एक लाइन में ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा और ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ये होता है उसका लीनियर मोमेंट होता है भाई। यानी फिर लीनियर मोमेंट नहीं होगा उसके अंदर में, यानी लीनियर मोमेंट नहीं हो रहा है तो बॉडी वहीं पर क्या रहेगी, स्टेशनरी रह जाएगी, इक्विलिब्रियम पे गिरी रहेगी वो। ठीक है, अब वही केस यहां पर मैं बात करता हूं डाइपोल को लेकर। तो ये आपके पास में चार्ज QE, इसके ऊपर में फोर्स लगेगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था चार्ज फोर्स को लेके। फोर्स इज ऑलवेज गिवन एज Q इंटू में E। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया था। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा इसके ऊपर में, देन इट अप्लाई ए फोर्स दैट इज QE। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर में फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज -QE। अब ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहां पर भी QE है और यहां पर भी मेरे पास में QE है, बट दोनों का अपोजिट है। तो आप ये कहेंगे कि ये इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है और ये इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है, तो इसके ऊपर में नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, वो इस पॉइंट से कहीं नहीं लेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अब भाई इक्विलिब्रियम पे रह गया तो ऐसे केसेस के अंदर में एक एग्जांपल लेके देखो आप लोग। जैसे आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका जो स्टीयरिंग होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स कर रखा होता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ से लेते हैं, एक राइट हैंड से और एक आपका लेफ्ट हैंड से, आप इसके ऊपर में नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इसके ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि स्टीयरिंग उठ के आपके जो गिलास है उसके ऊपर में चला गया? जी नहीं, वो क्या करेगा, अपने ही एक्सिस पे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अपने ही एक्सिस पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया टर्म दे दिया जाता है, जब भी कोई बॉडी मूव कर जाती है किस डायरेक्शन में, रोटेशनल मोशन कर जाती है, मूव नहीं करेगी। मूव का मतलब है कोई लीनियर मूवमेंट कर गई, वो लीनियर मूवमेंट का मतलब है कि स्टीयरिंग उठ के आपके गिलास पे चला गया या डैशबोर्ड पे चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। वो क्या करेगा, वो अपने ही पॉइंट पे क्या करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं। और जब रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं वहां पर क्या आ गई है, उसके अंदर में एक टॉर्क आ गई है। और फोर्स का ही दूसरा रूप क्या है, टॉर्क है। और टॉर्क कब जनरेट होती है, जब उसके ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो वो अपने पॉइंट पे क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो वही तो यहां पर कहानी होने वाली है भाई।
यहां पर पॉइंट तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रही हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो पॉइंट हमारा स्टेशनरी है। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगी, और टॉर्क निकालने का आप लोगों ने अच्छे से फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट इज फोर्स, कितना उसके ऊपर में फोर्स लग रहा है, इनटू जो उनके बीच में सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, जहां जहां फोर्स लग रही है उनके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकाल लेते हो तो वो जो सेपरेशन निकाल लेते हो दैट इज नोन एज टॉर्क। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो जो लाइन ऑफ फोर्स, सबसे पहले फोर्स यहां पर देखो कि मेरे पास में जो फोर्स है वो कितनी लगेगी इसके ऊपर में, यहां फोर्स लग रही है क्यू ई लग रही है भाई, सबको दिख रहा होगा ये। और दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ फोर्सेज है, पॉइंट ऑफ फोर्सेज है, एक्शन ऑफ फोर्सेज है, एक तो इस पॉइंट पे लग रहा है भाई फोर्स, और एक इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दैट। ये अगर एल मानते हैं तो ये 2L हो जाएगी जो बीच सेंटर से मानेंगे, और अगर ये नहीं मानते तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसको डी भी पुट कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली पुट एज डी। और आप सबको पता है कि डी हमारे पास में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल होता है, कोई इश्यू नहीं उस चीज को लेके। तो आपने क्यू ई लिखा, और क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है तो आप ये इसके साथ में डी साइन थीटा इसका यूज करेंगे, पूरा डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन पर आप लोगों को लेकर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं समझता इस समय। तो पी ई साइन थीटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास में जिसका डॉट प्रोडक्ट आ जाए ए बी आ गया, तो उसको आप लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन किसी का दूसरा एक प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो उसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा के नाम से लिखते हैं। और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके बीच में जो एंगल बना होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा मेरे पास में आया, तो वी कैन राइट दिस क्वांटिटी एज ए क्रॉस बी, रिवर्स भी तो प्रूव है। तो पी ई साइन थीटा आपके पास में निकल के आया, सो यू कैन डायरेक्टली राइट एज टॉर्क इज आर, आर क्या भाई हमारे पास में, आर इंटू में एफ जो हमारे पास में डिस्टेंस आई है और या फिर सेपरेशन आई है, तो आप इसको लिख सकते हैं डी इंटू में क्यू ई के नाम से लिख सकते हैं। ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला होता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स होती है उसका इंटू में जो उसके ऊपर में फोर्स लग रही है उसका मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो डी कितना है मेरे पास में, रेडियस जो है दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है दैट इज डी, और जो वैल्यू है फोर्स है वो क्यू ई है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू डी इंटू में ई, ठीक है। और क्यू डी को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्यू डी यानी कि 2L क्यू, इसको आप किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट के नाम से, यानी कि P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज P क्रॉस E, यानी कि P हमारे पास में क्या हो गया, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और E हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैं इस चीज में इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं भाई यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लेके, क्योंकि दोस्त सारी कहानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर में डिपेंड है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई ना, तो मैं कहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर में कुछ नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और लोग जो बच्चे होते हैं ना, इसका बड़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा इसका खौफ खाते हैं कि कैसे सोल्व होगा। अगर आप लोगों ने पी का मतलब समझ लिया, क्योंकि बार बार हर जगह पे हम अब Q और E, Q यूज नहीं करूंगा मैं, L यूज नहीं करूंगा, वहां पर हम डायरेक्टली उसका डाइपोल मोमेंट यूज कर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए भाई मैं बात करता हूं अब इसके वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने कहा कि भाई जो हमारे पास में चार्ज था, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर में जब भी कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर में वर्क डन करना पड़ेगा। किसमें, उसको रोटेट करवाने में। ऐसे रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा भाई, ठीक है। वर्क डन होता क्या, फिजिक्स की डेफिनेशन में अगर वर्क डन की बात करें तो फोर्स, और जो फोर्स है और जो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, अगर किसी बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स लग रहा है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज नोन एज वर्क डन इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि कोई फोर्स लगा किसी बॉडी पर, वो डिस्प्लेसमेंट कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क डन। तो वही चीज यहां पर बात करेंगे उसी चीज को लेकर। तो वर्क डन की आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है भाई, क्योंकि यहां पर सारे छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो हम इंटीग्रल फॉर्मेशन पर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हम उसके पढ़ेंगे और फिर उनको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं हर पॉइंट के लिए। ये आप लोगों ने पिछले जो बात करी थी वहां पर सीखा होगा इस चीज को। तो वर्क डन मेरे पास में आप लोग कह सकते हैं कि जो मूव करेगा, ये मेरे पास में मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मेरे पास में माइनस क्यू से क्यू तक ये चार्ज है जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, माइनस क्यू से क्यू होगी। ये एंगल मेरे पास में थीटा हो गया। तो ये जो चार्ज है जब इसके ऊपर में फोर्स लगा होगा, एक फोर्स यहां और एक फोर्स यहां, तो ये कुछ एंगल मूव कर गया होगा। लेट अस सपोज ये यहां पर आ गया, तो ये जो एंगल मूव किया दैट इज डी थीटा, डी थीटा मूव कर गया। तो इसके ऊपर में लगने वाला फोर्स दैट इज टॉर्क, ओके। और जो इसने मूव किया दैट इज
थीटा डी थीटा एंगल, तो आप उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो भाई थीटा एंगल से जो एंगल आप कंसीडर करेंगे, किसी मान लो एंगल हमारे पास में था ये थीटा 1 एंगल आप मान लो, और ये बाद में मूव कर गया या तो नीचे की साइड में, तो ये थीटा 2 एंगल हो गया। तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल की तरफ में मूव कर रहा है, तो अब यू विल टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 आप लेंगे, और जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आप लोग के पास में निकल के आएगा वो आप लोग को याद रखना है, दैट इज पीई। पी क्या है, अगेन आई विल रिपीट, डाइपोल मोमेंट, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा, ठीक है। और ई मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2। ये फॉर्मूला भाई आप लोग को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, वर्क डन इन द रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों को फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद रख लेना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो स्पेशल केसेस आप लोगों को देखने जरूरी है। अगर मान लो आप लोगों को ये कहा जाए कि भाई थीटा जो है वो 0 to 180 जा रहा है, थीटा जो है वो 0 to 180 डिग्री मूव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जो हमारे पास में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो आपके पास में 1 आ गया। और जब आप थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 180 मूव लिखेंगे, 180 लिखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दोनों का आप करेंगे तो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका आएगा, सॉरी जो वर्क डन आएगा दैट इज 2PE, यानी कि 0 से ऐसे रखा हुआ था और आप उसको नीचे की डायरेक्शन से मूव करवा रहे हैं या ऊपर की डायरेक्शन, आपकी चॉइस है, आप ऐसे मूव करवाओ या ऐसे मूव करवाओ। तो यानी कि 0 से आप 180 उसका अपोजिट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी 2PE, आपको वहां पर वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 0 to 90 डिग्री, यानी कि आप 0 पे था, आपका जो था डाइपोल रखा हुआ था ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और आप 90 डिग्री उसका मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में 90 डिग्री आप मूव करवाना चाह रहे हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, थीटा 1 0, आप वैल्यू पुट कीजिए, और यहां पर 0 की वैल्यू 90 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी पीई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। जब थीटा हमारे पास में 0 होता है तो वहां पर टॉर्क क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कंक्लूजन अभी दे रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब कोई भी थीटा 0 है, यानी कि टॉर्क उसके पास में क्या हो गई है, 0 होगी, यानी कि मिनिमम है, और वर्क डन है उसके पास में मिनिमम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास में थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी पोटेंशियल सॉरी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, देन इट इज इन स्टेबल पोजीशन, या फिर कहें कि इक्विलिब्रियम पर हमारा जो चार्ज है वो डाइपोल है वो वहां पर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा केस में बात करूं, अगर थीटा मेरे पास में 90 डिग्री है, देन देयर विल बी सम टॉर्क दैट इज पीई, और वहां पर पीई टॉर्क है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा भाई, एंड दैट वर्क इज पीई, यानी कि डाइपोल मोमेंट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर दूसरी कहानी यहां पर आ जाए कि 180 डिग्री पर है हमारे पास में, तो टॉर्क उसके पास में क्या है, 0 है, लेकिन वर्क डन है उसके पास में पीई है। अब ये वर्क डन होगा किसके लिए भाई, ये वर्क डन होता है उस चार्ज को, उस डाइपोल मोमेंट को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाने के लिए, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी 180 डिग्री तो हो नहीं सकती है, बिकॉज वी लर्न अबाउट दैट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम जो इसकी डायरेक्शन होगी इट इज फ्रॉम -q टू q, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोगों ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी स्टैंडर्ड जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये -q टू q होगी, लेकिन आप लोगों ने किया क्या, जब 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया तो पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव इधर आ गया, अपनी स्टेबल पोजीशन पर जाना चाहता है। स्टेबल पोजीशन क्या होगी, इधर नेगेटिव होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको कितना काम करना पड़ेगा भाई, तो इसको कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज 2PE। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्त, बिल्कुल आप इन चीजों को याद कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूं अब इस चीज को कि और क्या क्या हमारे पास में डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारे पास में वर्क डन है, मान लो जो मेरे पास में वर्क डन है, जो मुझे उस पर वर्क करना पड़ रहा है, अगर मैं उसका अपोजिट ले लूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। बिल्कुल, अभी जो चीज आपने पढ़ी है पीई, जो ऊपर पढ़ के आए हैं, उसी का मैं अपोजिट कर दूं, दैट इज -PE, तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा। जो आपने पीछे निकाली थी ना, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन का हम अपोजिट कर देते हैं, तो वही हमारे पास में होगा उसका इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क किया वही तो उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया। जब आपने लिया होगा लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी का, तो वहां पर बढ़ाया था कि जो आप वर्क करते हैं वही तो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जहां पर रोकोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया वो, ओके। तो वही हमारे पास में होगा, -PE के नाम से लिखेंगे, एंड इट इज गिवन एज PE cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे पास में वर्क डन रहा होगा। तो यही हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक रूप बन जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे कितना काम करना पड़ेगा, बात वही है, सारी चीजें वही घूम फिर के हमारे पास में आएंगे, नहीं कि कुल मिला के आप लोगों को चाहे वर्क डन की बात करें,
चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, चाहे हमारे पास में ये पूछे कि भाई किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास में यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में आप सबने अभी पढ़ी थी कि पीई हमारे पास में क्या होता है, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पीई कोस थीटा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो वर्क डन हुआ है दैट इज पीई कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा 2। आप किसी भी रिजल्ट से उसका आंसर निकाल सकते हैं। वर्क डन निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों का रिजल्ट हमारे पास में मैग्नीट्यूड हमारे पास में सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर यहां पर आप लोगों के साथ में। तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की बात होती है, तो जो डायपोल है वो कहां कहां पर हमारे पास में पोटेंशियल अपना जनरेट कर सकता है। तो आप सबको पता है कि भाई दो चार्जेज हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक इलेक्ट्रो एनर्जी रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट करेंगे। तो दो केसेस हमारे बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। तो दो केसेस हमें पढ़ने पड़ते हैं। पहले तो एक एक्सियल लाइन पे यानी कि इस लाइन पे ये जो इन दोनों को जोड़ रही है, तो इसमें इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आपको मेजर करने के लिए बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में होता है इक्विलेटरल पॉइंट, तो इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब होता है इसके सेंटर के बीचों बीच आप कहीं पर भी फाइंड आउट करना चाहें, इस लाइन के ऊपर में जो इसको सेंटर को बीचों बीच काट रही है, दो हिस्सों में बांट रही है, तो इस लाइन पर आप कहीं पर भी मेजर करना चाहते हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वो पॉइंट आप लोगों को कैलकुलेट करने होते हैं। तो आप लोगों को इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, सीधा इसका रिजल्ट याद रखना है भाई। इसका रिजल्ट आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल का मतलब होता है कि आप उसके लेंथ वाइज जहां चार्ज रखें उसी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर फाइंड करें। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सियल, ऑन इट्स एक्सिस, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब के पी क्या है, के इज कांस्टेंट, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ठीक है, पी क्या है, अगेन आई हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, पी इज डाइपोल मोमेंट दैट इज 2ql, यानी कि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों का आप ट्वाइस कर दो और चार्ज हमारे पास में q, तो डाइपोल मोमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज p। मैंने कहा था ना, बार बार रिपीट करूंगा इस चीज को मैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रेंथ के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, और r क्या मेरे पास, जो सेंटर से, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई r, तो यहां इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब दूसरी कहानी आती है कि भाई इसके इक्वेटोरियल पे क्या होगा, तो ये दो आपके पास में चार्जेस रखे हुए हैं, मैंने बीचों बीच ये लाइन इसको काट दी है, आपको डेरिवेशन इसका याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो नेट इसके ऊपर में फील्ड आएगा, एक फील्ड यहां से बनेगा और एक नेट ये इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से बनेगा, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0, यानी कि इस पॉइंट से कभी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल, तो यहां पर क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल इसका सरफेस कहलाएगा। यानी इस लाइन पर आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको इसका पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि डायपोल के लिए जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल जो पॉइंट है, तो वो क्या कहलाएंगे, उसके एक हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पर क्या है, उसके पोटेंशियल इक्वल बना हुआ है, 0 बना हुआ है, तो कोई भी चेंज उसके अंदर में नहीं आएगा। सो दिस इज पोटेंशियल इज 0 एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, कोई जनरलाइज पूछ लिया जाए, तो आप अगर दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से यूज कर लो भाई। ये एक जर्नल पॉइंट है, आप पॉइंट चाहे इक्वेटोरियल पे लो, या फिर आप उसको बात करें उसके एक्सिस पे ले लो, या किसी भी एक एंगल पर ले लो। ये आपके पास में डाइपोल रखा हुआ था, प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू की डायरेक्शन में, आप चाहे किसी भी पॉइंट पर ले लो, यहां ले लो, इसके इक्वेटोरियल पे ले लो, या एक्सिस पे ले लो, किसी पॉइंट पे ले लो, आप इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है ये फॉर्मूला, दैट इज पी, अगेन व्हाट इज डाइपोल मोमेंट कोस थीटा, यानी कि कितना एंगल दे रखा है, जो पॉइंट दिया है वहां से डाइपोल मोमेंट मान लो इस पॉइंट पे निकालना, तो ये एंगल थीटा कितना दे रखा है उसको। ओके, और फिर हमारे पास में क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इसका डेरिवेशन आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना भाई। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पी डॉट आर, ठीक है, उस पर जाने की आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से बात करें, इसकी डायरेक्शन यानी वेक्टर फॉर्म से हमें नहीं अभी बन रहे क्वेश्चन। अगर इसमें रख के देखो आप, अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में उसका रेडियस क्या होगा भाई, सॉरी एक्सिस के अंदर में एंगल कितना होगा, जब एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और 0 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, देन द रिजल्ट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, और
क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो वी कैन रिप्रेजेंट एज के, तो हमारे पास रिजल्ट आया KP r²। अब किसी ने कहा नहीं जी यहाँ पर बताओ मेरे पास में इक्वेटोरियल पे निकाल लो भाई, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और जब 90 डिग्री आपके पास में एंगल हो गया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 होगी तो ये पूरे पोटेंशियल की जो वैल्यू हो कितनी आ गई आपके पास में 0 आ गई। यानी कि किसी भी जनरलाइज पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, किसी भी जनरलाइज पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी हमारे पास में, वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर होती है 0, और एक्सिस पर होती है हमारे पास में P/r², और K हमारे पास में कांस्टेंट आ जाता है। तो जर्नलाइज पॉइंट आप किसी भी एंगल पे निकालो, P cos θ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, रख लेना इस बुक को, इस फॉर्मूला को अपनी नोटबुक के अंदर में बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करना। चलिए, ये तो भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस था हमारा, एक सीक्वेंस के थ्रू हम चलते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले या तो हम इलेक्ट्रिक जो चीज है, जो भी हमें कंसेप्ट पढ़ना है उसके बारे में बात करी, मान लो चार्ज के बारे में बात करी, चार्ज ने फिर क्या क्या फोर्सेज लगाई, फोर्स हमने बात करी, फिर हमने देखा कि वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या फिर पोटेंशियल कितना है। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेके। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को उसका कंसेप्ट समझाया कि उसके अंदर में चार्जेस कहां कहां पे अवेलेबल होते हैं। जब वो आप लोगों ने समझ लिया तो मैंने उसके बाद में आपको लोगों को समझाया कि वो फोर्सेस कहां लगाएंगे, और जब फोर्स आप लोगों ने समझ लिया कि भाई उसके ऊपर में लीनियर मोमेंट तो नहीं हो रहा है, यानी कि लीनियर मोमेंट नहीं हो रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा देखो हरियाणवी टच आ रहा होगा लैंग्वेज के अंदर में, क्योंकि मैं हरियाणा से, तो वो एक अपने जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना जो आस पास की, तो वो थोड़ा टोन उसके अंदर में जाता है, तो आप उससे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश किया कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्सेज होंगी तो वो फोर्स आप लोगों ने कैलकुलेट की, तो वो कैलकुलेट करके आपने क्या कहा कि भाई उसके ऊपर में नेट फोर्स तो 0 लग रहा है, तो 0 लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, उसको लीनियर मोमेंट करवाने के लिए जो नेट फोर्स है वो 0 लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रही है, तो वहां पर डेफिनेटली है कि उसके पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है वहां पर क्या आएगा, एक रोटेशनल मोशन आ जाएगा। ठीक है, और उसी रोटेशनल मोशन को मेजर करते हैं एक अनदर फोर्स के फॉर्म में, दैट इज नोन एज टॉर्क, और टॉर्क से आपने फाइंड आउट किया कि भाई उसके ऊपर में जो टॉर्क लग रही होगी क्या होगी, और आप लोगों ने देखा P×E के नाम से आपने देखा होगा उसको। ठीक है, P×E को निकाला होगा। और जब भी हम इसी की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, आउट ऑफ द पेपर रहेगी, यानी कि जहां पे भी हम बात करें उससे 90 डिग्री हमेशा बनी होती है। तो ये हमारे पास में, अगर यहां पे मैं बात करूं, ये मेरे पास में P है, ये मेरे पास E है, और ये मेरे पास में P है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी साइड में, बाहर की साइड में आ रही होगी। ओके, फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने चार्जेस की बात कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास में सिंगल चार्ज होता था, तो वहां पर डिफरेंट शेप्स की बात करी भाई, स्पेयर के अंदर में क्या होगा, कोई सर्कुलर रिंग है तो उसके अंदर में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एक्सिस पे क्या होगा। ठीक है, स्क्रीन, और जब हम स्पेयर की बात कर रहे थे तो स्पेयर में बाहर क्या होगा पोटेंशियल, और किसी पॉइंट पर आ जाए तो वहां पर क्या होगा, और स्पेयर के अंदर में होगा तो क्या होगा। तो ये चीज आपने वहां पे बात करी। फिर हमने बात करेंगे कि ये सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए हमने बात करी कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने वहां पे बात करी थी। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहां ड्राइव किया। यहां पर भी वही चीज हमने बात करके देखी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई यहां पर रखा तो है फील्ड के अंदर में, फील्ड में रखा तो है मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो इसको फोर्स लग रही है, तो फोर्स है तो इसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा। उसी वर्क को, उसी फिजिक्स के टर्म्स के अंदर में उसी वर्क को आपने कैलकुलेट किया, किससे, टाउ, यानी कि उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स, और जितना एंगल उसने मूव किया वो आप लोगों ने अभी बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी है यहाँ पर। उसी सीक्वेंस को हमने मेंटेन रखा। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तो कंफर्म है कि ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं किस डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे मैं यहां पर एक आप लोगों को फिगर दिखा रहा हूं, ये फिगर देखो आप लोग, मान लो मेरे पास में 2 चार्जेज -Q और +Q चार्जेस रखे हुए, और ये एक सेंटर पे, यहां से मैं कहूं कि ये इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं O पॉइंट को, तो यहां से ये चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, उसी तरह से ये Q चार्ज है, ये भी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा इसके ऊपर में, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, यानी कि एक फोर्स लगा रहा होगा उसके ऊपर में। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में एक नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। यहां पर 2 अलग अलग तरह से फोर्सेज आ गए, तो मुझे उस पॉइंट पर एक नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, और उसी नेट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेट के नाम से।
एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। जब हम इसका परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन करके चलते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन करके चलते हैं, तो 2 पॉइंट यहां पर जनरेट होकर आते हैं। ठीक है, उसमें इतने डेप्थ में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना है जैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना है कि कैसे इसके ऊपर में फील्ड जनरेट हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यहां पर मैं एक पॉइंट जो रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, ये मैं अल्फा के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास में जो रेडियल बोलते हैं, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और जो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, अगर इन दोनों की बात करें तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज अल्फा, और वही हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना कि मैं अल्फा किसकी बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों के साथ में। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, आप किसी भी एक जनरलाइज पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, चाहे इसके एक्सिस की बात कर रहे हैं, चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एक जनरलाइज यहां पर मैं फॉर्मूला आप लोगों को दूंगा। तो वो जनरलाइज फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब पोटेंशियल बात कर रहे थे तो हमारे पास में क्या रहा था, हमारे पास में आर स्क्वायर आ रही थी, ये वैल्यू जो थी वो आर स्क्वायर आ रही थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई है, आर क्यूब हो गई है। तो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, दैट इज के पोटेंशियल, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने कहा था ना हर बार हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो उसका यूज करेंगे, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, जर्नलाइज फॉर्मूला दे रहा हूं तो मैं यहां पर आप लोगों को याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म आएगी दैट इज 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके कुछ पॉइंट्स को, इसकी डायरेक्शन को लेकर, तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको फॉर्मूला गिवन है इलेक्ट्रिक नेट फील्ड जो है। तो इसकी जो डायरेक्शन निकालनी है, आपको कहा था ना कि ये अल्फा निकालना है आपको, ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको निकालना होगा जो हमारे पास में tan इनवर्स ई थीटा यानी कि इस डायरेक्शन में, और ई आर यानी कि इस डायरेक्शन में जो हमारे पास में नेट फील्ड होगा, यानी कि जो रेडियल डायरेक्शन की बात करें तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज गिवन एज बाय tan इनवर्स ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/2 tan थीटा के नाम से, इससे भी आप इसकी वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का निकालने का, कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सीख लिया होगा, तो मैं कुछ इसके जनरलाइज केस, ये तो आपने जनरलाइज केस देख लिया, कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास में किसी भी पॉइंट पर डाइपोल में जो है, देखो इस फॉर्मूले का कितना बेहतरीन यूज होगा हमारे पास में भी। अगर मैं कहूं कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सिस के अलोंग कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो भाई इसका एक्सिस कहां पर होगा, इसके इधर कहीं होगा, इस पॉइंट के ऊपर में। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज पे जाने का समय नहीं है आप लोगों के पास में, सीधा आप लोगों को फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला क्या याद किया आप लोगों ने, अभी जस्ट ऊपर देखा है उसके फॉर्मूले को, वो क्या था आपके पास, दैट इज 1/kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब रूट 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ा। तो इसी के अंदर में मैं वैल्यू पुट करूंगा। जब एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस के अंदर में लेके आओ भाई, ये हमारे पास में आ गया के पी, और ये मेरे पास में हो गया आर क्यूब इनटू, जब एक्सिस की बात करते हैं एंगल कितना रहेगा उसमें भाई, एंगल इसी डायरेक्शन में बात करें तो एंगल कितना हो गया, थीटा विल बी 0, थीटा 0 हो गया है, तो हमारे पास में ये वैल्यू कितनी हो गई है, 1 प्लस 3 कोस थीटा दैट इज 1 प्लस 3 हो गया, यानी कि 1 हो गया, और इसका पूरे का रूट है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आउटपुट जो इसका बाहर आएगा क्या आएगा, दैट विल बी 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही तो आएगा भाई। और जब हम इसका सोल्व करके देखेंगे तो देखो यहां पर भी वही आया, यानी कि आपने जर्नलाइज केस था, जर्नलाइज केस से स्पेशल केस जो थे वो यहां पर बिल्कुल उसको उसके फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल दिया। तो आप लोगों को ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप जो अपना मेन फॉर्मूला है, जर्नलाइज फॉर्मूला है, उसको याद कर लोगे। ये फायदा होता है जर्नलाइज फॉर्मूला ड्राइव करने का। दूसरा बात करूं मैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे भी आप लोग वही करेंगे, जो आपकी वैल्यू है 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया भाई, जो पॉइंट है और जो उसका रेडियस है, जहां से आप उस पॉइंट को और इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री हो गया तो आप क्या कहेंगे उसको, कोस 90 की वैल्यू डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में 0। तो यानी कि रूट के अंदर में जो टर्म लिखी हुई थी, देखो अपनी नोटबुक के अंदर में क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो गई 0, तो बचा क्या, केवल 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही आया भाई। तो जनरलाइज फॉर्मूला देखो कितना आप लोगों की हेल्प कर रहा है, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती उसके साथ में। ठीक है, तो भैया मेरा जितना भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का थियरी थी वो सारी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट है का पोटेंशियल 0 होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है। ठीक है, फाइनाइट पॉइंट जो होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डाइपोल में फील ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो टॉर्क फील करता है, फोर्स फील नहीं करता। फोर्स का मतलब होता है कि किसी
भी लीनियर मूवमेंट करवा देना, और टॉर्क का मतलब होता है उसको एक रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो ये भाई चीज़ें आप लोगों ने समझी, और इनको एनालिसिस करना जो भी आप लोगों को पढ़ाई गई है, और इनके ऊपर में न्यूमेरिकल जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास में पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिचुएटेड एट ए ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इट्स एक्सिस अलोंग एक्स axis and equator along y axis. It is found that magnitude of the electric intensity and electric potential due to dipole are equal at point r. ये पॉइंट आपने हमको दिया है √5 पर जो है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमसे थोड़ा सा वेक्टर के अंदर में से कैलकुलेशन करवा रहा है भाई हम लोगों से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भाई सोल्व करके देखते हैं कितना आसान है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो दोनों सेम हो गए किसी एक पॉइंट पर। तो वो कैसे हो सकते हैं, जब आप इसकी मैग्नीट्यूड है उन दोनों को इक्वेट कर दो भाई। जनरलाइज फॉर्मूला देखो कितनी हेल्प करेगा यहाँ पर। जनरलाइज फॉर्मूला आपको पता है KP डिवाइडेड बाय r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो रट जाना चाहिए आप लोगों को अब तक। तो ये KP cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r², आप क्या करो KP r³ से और ये KP r² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, आप इसको जब सोल्व करेंगे दैट इज 1 + में 3, जब इसकी वैल्यू रखोगे, r आपको क्या गिवन है यहाँ पर, r जो आपको गिवन है दैट इज √5 यहाँ पर गिवन है। इसको इक्वेट करोगे दोनों साइड में, आप इसको स्क्वायर करोगे तो देन यू विल गेट द रिजल्ट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा। ये क्योंकि एक r यहाँ पे बच गया था, वो जब इधर जाएगा तो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर आप लोगों ने किया है तो रूट उसका हट जाएगा। फिर आप सोल्व करोगे, द cos थीटा वैल्यू विल बी √1/√2 एंड थीटा इज 45 डिग्री, क्योंकि √2 जो होती है वो वैल्यू 1/√2 जो होती है cos थीटा की, वो 45 डिग्री एंगल पे होती है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि उसका जो वेक्टर आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा दैट इज √52 इंटू में 1 प्लस में j की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि एक उसने क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि एक तो एक्सिस है जो है उसका x एक्सिस में है, और इक्वेटोरियल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, y एक्सिस के अंदर में जा रहा है। तो आप इसका भाई यूज करके इसको निकाल सकते हैं, यानी कि एक एक्सिस x एक्सिस में रहेगा और एक उसका y एक्सिस के अंदर में रहेगा, ये जो पॉइंट है।